बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसने बाजू में दबोचे हुए नेओले को फजा में उछाला। वो आवाज़ें निकालता हुआ फजा में गोया उड़कर उसकी तरफ आया। जवाबन सफूरा ने फ्लाई करते हुए एक कराटे का हाथ रसीद किया। नेओले ने एक मिनमनाती हुई कमज़ोर सी चीख मारी और एक तरफ जाकर झाड़ी में गिर पड़ा। गोगांबा ने दोनों हाथों से राइफल संभाली, फिर उसका निशाना लेते हुए बोला, नागिन, मेरे नेओले की बेचैनी को चैन दे दे। उसकी जिद पूरी ना हुई तो ये तड़पता रहेगा। अगर तूने इसे अपनी बोटियां नोचने ना दी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अब उसके आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर वो नेओले से मुकाबला करती तो वो गोली मार देता। मुकाबला ना करती तो नेओला अपने तेज नोकीले दांतों से उसके हलक की नली को काटना और उधेड़ना शुरू कर देता। उसके सोचते सोचते गोगांबा ने नेओले को कमॉन कहते हुए चुटकी बजाई। नेओले ने एक मखसूस मिनमनाती हुई सी आवाज़ निकाली और झाड़ियों में से छलांग लगाई। फजा में उड़ता हुआ सफूरा के हलक की तरफ आया। उसी लम्हे पारस ने गोली दाग दी। 7 mm की राइफल थी। नेओले के चीथड़े उड़ गए। उसने दूसरा फायर किया। गोगांबा के हाथ से राइफल छूटकर जरा फासले पर जा गिरी। वो पहले तो बौखलाया, फिर अपनी राइफल की तरफ झुकना चाहता था। पारस ने उसके कदमों की तरफ फायर किया। वो उछलकर दूर चला गया। फिर उसने परेशान होकर सामने देखा। सफूरा ने भी घूम कर अपने अजनबी मुहाफिज को देखा। वो एक कदम आगे बढ़ाता हुआ आ रहा था। फिर उसने सफूरा से कहा, तुम काली हो मगर दिल वाली हो। मैंने तुम्हारा मुकाबला करने का अंदाज देखा है। बहुत खूब हो, बल्कि ज़बरदस्त हो। गोगांबा ने कहा, अजनबी, ये नागिन है, इसके करीब ना जाना। इसे गोली मार दो या मुझे अपनी राइफल उठाने दो। जब उसने सफूरा को नागिन कहा तब पारस ने समझा कि ये वही जहरीली लड़की है जो मरीना की टीम में शामिल है। ये मालूमात बारबरा ने फ्लावर के ख्यालात पढ़कर मालूम की थीं। फिर नेओला जो किरदार अदा कर रहा था उससे ये मालूम हुआ कि नेओला जहर की बू पाकर सफूरा का ताकुब कर रहा था और शायद थोड़ी देर पहले नेओले ने पारस की भी जहरीली बू पा ली थी। इसलिए वो टॉर्च वाले भी उसका ताकुब करते रहे थे। फिर उस पत्थर और घास पर फैली हुई खुशबू ने उसे बचा लिया था। पारस के सोचने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ था। फिलहाल जो बातें समझ में आई थीं वही बहुत थीं। उसने गोगांबा से पूछा, ये नागिन है, तुम कौन हो? क्यों इसे हलाक करना चाहते हो? वो बोला, तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मेरा आका देगा। नागिन को जाने ना दो, इसे कुचल दो। तुम्हारा आका कौन है? क्या इस सवाल का जवाब भी वही देगा? हाँ, वही देगा। तो फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है? ए खूबसूरत नागिन, तू अपने शिकारी का शिकार कर सकती है। सफूरा ने पारस को एहसान मंदी से देखा। फिर गोगांबा की तरफ बढ़ती हुई बोली, अजनबी ने मुझे इंतकाम लेने की इजाज़त दी है। मैं तुझे राइफल उठाने की इजाज़त देती हूँ। चल आगे बढ़ और इसे उठा ले। गोगांबा ने उसे बेयकीनी से देखा। वो समझ रहा था नागिन अपनी मौत का सामान करने के लिए उसे राइफल तक पहुंचने नहीं देगी। फिर भी उसने राइफल की तरफ छलांग लगाई। नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो उसकी तवक्को से ज़्यादा फुर्तीली थी। वो भी उछलकर उस राइफल के पास आई। फिर गोगांबा के मुंह पर फुल बूट की ऐसी किक मारी कि वो चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। गोगांबा खासा तगड़ा था मगर वो उसे संभलने का मौका नहीं दे रही थी। ऐसी हुनरमंदी से उसकी पिटाई कर रही थी कि पारस दिल ही दिल में उसके एक्शन और स्टाइल का मोतरफ हो रहा था। सिर्फ 10 मिनट में उसने हाथों और लातों से उसे लहू लहान कर दिया। वो ज़मीन पर गिरने के बाद खुद उठने के काबिल ना रहा। सफूरा ने चारों शाने चित होने वाले के पास आकर ज़मीन पर घुटने टेक दिए। फिर उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर उस पर झुककर कहा, अलविदा ऐ मेरे दुश्मन, अलविदा। उसने गोगांबा की हथेली की पुश्त पर अपने होंठ रखे जैसे बोसा दे रही हो। उसके होंठ खुल गए। सफ़ेद चमकीले दांत नुमायां हो गए। उसने दांतों को हथेली में पैवस्त कर दिया। दूसरे ही लम्हे में वो चीखें मार मार कर तड़पने लगा। उसका तड़पना चंद लम्हों का था। जहर बड़ा मेहरबान था। उसने जल्द ही उसे हमेशा के लिए आराम पहुंचा दिया। वो दुश्मन से निमटकर खड़ी हो गई। घूम कर देखने से मालूम हुआ अजनबी करीब आ गया है। दोनों की नज़रें मिलीं, फिर मिलती ही रहीं। सांपों वाली खासियत थी। दोनों की पलकें नहीं झपक रही थीं। वो देख ही चुका था कि वो कितनी जहरीली है। सफूरा को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ तो वो उसकी सांस और मकनातीसी आंखों से उसे पहचान रही थी और कुछ उसकी कुर्बत से जहरीली कशिश महसूस हो रही थी। वो बदस्तूर उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, क्या तुम वही हो? हाँ, वही हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में आता रहा है। वो नज़रें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। पारस ने पूछा, क्या शर्मा गईं? दिल की धड़कन तेज़ हो गई है?
इतनी देर से आंखें लड़ा रही थीं, अब नजरें चुरा रही हो। पहली मुलाकात में यही होता है। फजूल बातें ना करो, मेरी मालका ने बताया था तुम सिर्फ जहरीले नहीं दिल फेंक भी हो। बातें खूब बनाते हो और लफ्ज़ों की हेरा फेरी से दिल जीत लेते हो। हाँ, ऐसा इंसानों की दुनिया में होता है, लेकिन नाग और नागिन आंखें लड़ाने और दिल जीतने के तकल्लुफात में नहीं पड़ते। उनका जहर उन्हें यकजां दो कलब बना देता है। प्लीज़ बातें ना बनाओ, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। कैसी उलझन? मेरी मालका ने तुम्हें जहर से हलाक करने के लिए मेरी खिदमात हासिल की हैं। मेरे साथ मेरा भाई अब्दुल्ला है। हम बहन भाई जुबान के धनी हैं। जिससे वफादार रहने का अहद कर लेते हैं, फिर सारी उम्र उसके वफादार रहते हैं। इसमें उलझन क्या है? बेशक मालका से वफादारी करो और मुझसे मोहब्बत करती रहो। वफादारी का तकाजा है कि इसी वक्त तुम्हें डस लूं, मगर तुमने एक नेओले और एक इंसान से मेरी जान बचाकर मुझे अपना मकरूज बना लिया है। मैं ये कर्ज माफ़ करता हूँ। आओ मुझे डस लो। डसने के लिए गले ज़रूर लगोगी, यही मेरी ज़िंदगी का हासिल होगा। तुम मजाक समझ रहे हो? मेरा जहर तुमसे ज़्यादा शदीद और जानलेवा है। मैं तुम्हें एक बार मोहब्बत से गले लगाने के लिए जान दे रहा हूँ। तुम सोचो कि मोहब्बत से जान ले सकोगी? वो पलट कर जाते हुए बोली, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है। तुम क्या चीज़ हो? तुम गौर करो, तुम्हारी नज़रों में कोई चीज़ हूँ या नहीं, अभी फ़ौरन ही डसना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ज़िंदगी पड़ी है। वो तेज़ी से आगे आगे चल रही थी, जैसे उससे कतरा रही हो, जबकि उसे कतराना नहीं, अपने जहर पर इतराना चाहिए था। मगर वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उससे सामना होगा तो इतनी ज़्यादा कशिश महसूस करेगी। वो सांपों और उनके जहर से मुतल्लिक रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में कितने ही खूबरू मर्दों से मिलती रही थी, लेकिन किसी से मुतासिर नहीं हुई थी। पारस अपनी ही जहरीली बरादरी का बंदा था। पहली ही मुलाकात में बिल्कुल अपना लग रहा था, और वो इतनी जल्दी अपनायत का इकरार करने से हिचकचा रही थी। खुद को समझा रही थी कि कोई लगाव नहीं है। चूंकि उसने दुश्मनों से बचाया है, इसलिए उसे डसना नहीं चाहती, उससे दूर चली जाना चाहती है। अभी उसके अंदर जंग जारी थी। अभी वो मरीना से वफादारी और पारस से रिश्तेदारी की कश्मकश में थी। अल्पा ने ब्लैक एडम के पास आकर कहा, ब्रदर, फॉर्मूलों तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा है। हम बाजी हारते जा रहे हैं। उसने पूछा, क्या बात हो गई सिस्टर? तुम्हारे अहम मोहरे नेओला और गोगांबा मारे गए हैं। उनके साथ जाने वाला मुसल्ला नीग्रो भी हलाक हो चुका है। वो परेशान होकर सीधा बैठ गया, फिर बोला, क्या नेओला यहाँ से पारस की बू पाकर गया था? नहीं, सफूरा की जहरीली बू पर गया था। वो बड़ी देर तक उन्हें जंगल में दौड़ाती रही थी। मैं हैरान हूं कि उस तन्हा लड़की ने खूंखार नेओले और गोगांबा जैसे शाहजोर से मुकाबला किया और उन्हें मार डाला। क्या उसका कोई मददगार था? पहले तो कोई नहीं था, लेकिन जब सफूरा की मौत यकीनी हो रही थी, तभी एक अजनबी कहीं से वहां आ पहुंचा था। कौन था वो? कह तो रही हूं अजनबी था। उसे जानती तो अजनबी ना कहती। उसने नेओले को गोली मार दी थी और गोगांबा के हाथों से राइफल गिरा दी थी। तब सफूरा ने गोगांबा को डस लिया था। कहीं वो अजनबी पारस तो नहीं था? मैं उसकी ज़्यादा स्टडी ना कर सकी, क्योंकि सिर्फ गोगांबा के दिमाग में रहकर ये सब कुछ देख रही थी। क्या सफूरा और वो अजनबी सांस रोक लेते हैं? हाँ, सफूरा के मुतल्लिक पहले से जानती हूँ कि वो सांस रोक लेती है। अभी अजनबी के अंदर जाने की नाकाम कोशिश कर चुकी हूँ। सिस्टर, फिर तो वाकई हम एक बड़ी बाजी हार गए हैं। बड़े भाई के पास जाओ, उससे कहो इस सिलसिले में मशवरा दे। वो जानता है कि मैं बाजी हार सकता हूँ, हौसला कभी नहीं हारता। अल्पा ने बड़े भाई के पास आकर तमाम रूदाद सुनाई। बड़े भाई ब्रेन एडम ने पूछा, इस वक्त ब्लैक एडम कहाँ है? वो घाट स्टेशन से ज़रा दूर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। वो बोला, ब्रदर, ब्लैक एडम ज़बरदस्त शाहजोर है, इसलिए अकल से भी काम लिया जाए। अगर पारस रूपोश है या दूर जंगल में सफूरा के साथ है, तो घाट स्टेशन में बारबरा अब्दुल्ला के साथ अकेली है। मेरा ख्याल है पाशा ही अब्दुल्ला बना हुआ है। ये पाशा भी हमारे ब्रदर की तरह गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत का हामिल है। अगर ब्रदर उसे जेर कर लेगा तो आसानी से टेलीपैथी जानने वाली बारबरा को ट्रैप करके हमारे मुल्क में ले आएगा। अल्पा ने ब्लैक एडम के पास आकर कहा, सफूरा और पारस की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाओ। किसी तरह अब्दुल्ला को जेर करके बारबरा को जख्मी करो। मैं उस लड़की को अपनी मामूला बना लूँगी। ब्लैक एडम ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करता हुआ घाट स्टेशन के करीब आया। उसके साथ अब एक ही नीग्रो मातहत रह गया था। वो दोनों पूरी तरह मुसल्ला होकर वहां की चार दीवारी की समत जाने लगे। अल्पा ने कहा, जिधर तुम जा रहे हो उधर तीसरे कमरे में बारबरा और अब्दुल्ला हैं। वो अब तक इस फरेब में मुब्तला थी कि सफूरा और अब्दुल्ला की खिदमात हासिल करने वाली मरीना नहीं, बारबरा है। वो जंगल में सफूरा और नेओले की जंग के दौरान इतनी मसरूफ़ रही थी कि फ्लावर के ख्यालात वजाहत से नहीं पढ़ पाई थी।
इतना ही मालूम किया था कि फ्लावर ने वहां के दूसरे कमरे में किसी नीलमा और बहराम के पास पनाह ली है। ब्लैक एडम ने तीसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। उसे जवाब नहीं मिला। दूसरी दस्तक पर भी कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। वो दरवाजे को लात मारकर फौरन एक तरफ हो गया ताकि अंदर छुपे हुए अफराद के हमलों से महफूज रहे, लेकिन हमला करने वाला कोई आलाकार भी नहीं था। उसने अंदर आकर देखा, वहाँ कुछ सामान रखा हुआ था मगर सामान वाले नहीं थे। वो कमरे से बाहर आ गया। मरीना और अब्दुल्ला बाहर तारीकी में सफूरा की तलाश में निकले थे। उन्हें ब्लैक एडम की ललकार सुनाई दी। वो कह रहा था, बारबरा, पाशा, तुम दोनों मुझसे छुप नहीं सकोगे। मैंने भी नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे हैं। तुम्हें इस तारीकी में ढूंढ निकालूंगा। उसकी आवाज़ मरीना और अब्दुल्ला तक पहुंची। अब्दुल्ला ने कहा, यह अल्पा की दूसरी टीम का कोई अहम आदमी है। तुम्हें बारबरा और मुझे पाशा समझकर ललकार रहा है। दूसरे कमरे में बैठी हुई बारबरा, पाशा और फ्लावर ने भी ब्लैक एडम की आवाज़ सुनी। बारबरा ने ख्याल ख्वानी के जरिए पाशा से कहा, अल्पा की दूसरी टीम का कोई शख्स हमें ललकार रहा है। फ्लावर से कहो वो बाहर जाकर देखे कि कौन है। पाशा ने फ्लावर से पूछा, जिस शख्स की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या उसे जानती हो? हाँ, आवाज़ से पहचान रही हूँ। ये ब्लैक एडम की आवाज़ लग रही है। मैं इसराइल में एक मुहिम के दौरान इसके साथ रह चुकी हूँ। ये बेहद ख़तरनाक है। इंसान की तरह रहता है और दरिंदे की तरह दुश्मनों को तोड़ फोड़ कर रख देता है। निहत्ता होकर मुकाबला करे तो ताकतवर मुकाबिल की गर्दन तोड़ देता है। पाशा ने कहा, फिर तो मुझे बाहर जाना चाहिए। बारबरा ने कहा, नहीं, अपनी ताकत का मुजाहिरा करोगे तो भेद खुल जाएगा कि तुम बहराम नहीं पाशा हो। फ्लावर को जाने दो। फ्लावर उसके कहने से बाहर आई। दूर तक टॉर्च की रोशनी डालते हुए बोली, ब्लैक एडम, क्या तुम अभी ललकार रहे थे? कहाँ हो तुम? मैं फ्लावर बोल रही हूँ। उसे अपनी बातों का जवाब नहीं मिला मगर उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। वो कहीं दूर जाकर दुश्मनों को ललकार रहा था। अल्पा ने कहा, वो कहीं छुपे हुए हैं, उन्हें मजीद ना ललकारो। ऐसा ना हो कि वो छुपकर तुम पर गोलियां चलानी शुरू कर दें। उसी वक्त मुसलसल गोलियां चलने लगीं। ब्लैक एडम फौरन ही घास पर गिर पड़ा। वहां से लुढ़कता हुआ एक दरख्त की आड़ में आ गया। वहां से अंदाज़ा करने लगा कि कहां कहां से गोलियां चल रही थीं। वो फायरिंग करने वाले तो नज़र ना आए, अलबत्ता उसे अपना नीग्रो मातहत नज़र आया। वो ज़रा दूर एक झाड़ी पर ऊंधा पड़ा हुआ था। उसे आखिरी नींद के लिए कांटे और झाड़ियाँ नसीब हुई थीं। उसने दरख्त की आड़ में बैठकर कानों पर हेडफोन चढ़ा लिया, फिर माइक्रोफोन को ऑन किया। वो माइक इतना हसास था कि ज़मीन पर घास और पत्थरों के नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें भी कैच कर लेता था। वो दुश्मनों के कदमों की चाप सुनकर मालूम करना चाहता था कि वो किस समत से आ रहे हैं। अगर वो 10-12 गज के फासले पर रहकर कुछ बोलते तो धीमी धीमी सी गुफ्तगू तवज्जो से सुनी जा सकती थी, लेकिन झींगर और कीड़े मकोड़ों के अलावा जंगली छिपकलियों और सांपों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। वो परेशान होकर आसपास देखने लगा। ईयरफोन के जरिए ऐसा ही लगता था जैसे सभी जहरीले जानवर करीब आ गए हों। फिर उसने कदमों की आवाज़ें सुनी। नाइट विजन गॉगल्स के पीछे से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और समत का अंदाज़ा करने लगा। अंदाज़ा होते ही उसने राइफल सीधी की, फिर उधर कई फायर मुतवातर करने के बाद दौड़ता हुआ दूसरे दरख्त के पीछे चला आया। लेकिन उससे बड़ी हमाकत हुई। उसने जल्दी फायरिंग करने की धुन में कानों से हेडफोन नहीं उतारा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपने ही माइक के करीब अपनी ही फायरिंग की आवाज़ इतनी तेज़ी से कानों में घुसी कि दूसरे दरख्त के पीछे पहुंचते ही वो चकराकर गिर पड़ा। तूफ़ानी आवाज़ों से दिमाग फोड़े की तरह दुखने लगा था। अल्पा ने कहा, ओ ब्रदर, ये क्या हमाकत है? तुम्हें पहले माइक को ऑफ करना चाहिए था। उसने दोनों हाथों से सर को थाम कर आंखें बंद कर ली थीं और तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। वो बोली, फौरन आंखें खोलो। तकलीफ अपनी जगह है मगर अंधे बनकर दुश्मनों को हमले का मौका ना दो। वो आंखें खोल कर देखने लगा। उसी वक्त किसी चौपाए के भागने की आवाज़ आई। वो एक झाड़ी पर से छलांग लगाता हुआ गुजरा। दूसरी तरफ से उस बेचारे चौपाए पर फायरिंग होने लगी। वो कई गोलियों से छलनी होकर गिरा। तब पता चला कि वो दुश्मन नहीं था। इधर से ब्लैक एडम ने और उधर से अब्दुल्ला और मरीना ने कई गोलियां ज़ाया की थीं। फिर गोलियां ज़ाया होने का सिलसिला जारी रहा। वो जगह बदल बदल कर फायरिंग करते जाते थे। अल्पा इस इंतज़ार में थी कि ब्रदर की गोली से कोई एक ज़ख्मी हो जाए, उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसी के ज़रिए उसके साथी को नुकसान पहुंचा सके। उधर मरीना भी इसी इंतज़ार में थी। उसे सफूरा के लिए भी तशवीश थी। पिछले 1 घंटे से राबता कायम करने का मौका नहीं मिला था। वो इसी इंतज़ार में थी कि अल्पा का वो आदमी काबू में आ जाए तो सफूरा से बात करेगी। 2 घंटे गुजर गए मगर जंगल में आंख मचोली और फायरिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था।
मरीना ने नागवारी से कहा। दुश्मन बहुत चालाक है, इतनी देर हो गई, काबू में नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला ने कहा। उसके मुकाबला करने के अंदाज से पता चल रहा है कि वो गेरिल्ला फौज का बेहतरीन फाइटर रह चुका है। मुझे तुम्हारी बहन की फिक्र है, मगर यहाँ ख्याल ख्वानी करूँगी तो गफलत में मारी जाऊँगी। मैडम, पिछले 5 मिनट से खामोश है, मैं मोहतात रहूँगा, आप सिर्फ खैरियत मालूम करके चली आएँ। मरीना ने नाइट विजन गॉगल्स के जरिए चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर कहा, मैं ज़मीन पर लेटकर ख्याल ख्वानी करूँ तो फायरिंग की जद में नहीं आऊँगी, लेकिन सांपों और बिच्छुओं से डर लगता है। मेरे कांधों पर सवार होकर आप इस दरख्त पर चढ़ जाएं। दुश्मन सिर्फ इंसानी सरों की बुलंदी तक फायरिंग कर रहा है, इससे ऊपर आप तक गोलियां नहीं आएंगी। ये मुनासिब रहेगा। मैं दरख्तों के पत्तों में छुपकर देखती रहूंगी, वो जैसे ही साफ नजर आएगा मैं गोली मार दूंगी। ब्लैक एडम बहुत कम फासले पर था। उसका हसास माइक मरीना और अब्दुल्ला की गुफ्तगू कैच कर रहा था और हेडफोन के जरिए उसे सुना रहा था। आवाज़ अगरचे धीमी धीमी सी आ रही थी, कीड़े मकोड़ों के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, फिर भी मरीना के दरख्त पर चढ़ने वाली बात समझ में आ गई। उसने माइक को ऑफ करके झाड़ियों के पीछे से सर उठाकर देखा। दूर एक दरख्त के तने को मरीना ने थाम रखा था। ब्लैक एडम और उनके दरमियान कई दरख्त और झाड़ियां थीं। वो दोनों नजर ना आते, चूंकि वो अब्दुल्ला के शानों पर सवार थी और दरख्त के तने को पकड़कर ऊपर चढ़ती जा रही थी, इसलिए नजर आ रही थी। बस यही मौका था, तवील जंग का इख्तिताम हो सकता था। उसने दोनों हाथों में राइफल लेकर बड़ी एहतियात और सब्र से निशाना लिया। एहतियात यूं भी ज़रूरी हो गई थी कि उसके पास 2 ही कारतूस रह गए थे। मरीना ने एक ऊंची शाख को दोनों हाथों से थाम लिया था। अब्दुल्ला उसे शाख पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसने निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। ठाई की आवाज़ के साथ ही मरीना की चीख उभरी। वो उसके शानों पर से डगमगाकर नीचे गिर पड़ी। अल्पा ने खुश होकर कहा, शाबाश ब्रदर, मैं उसके दिमाग में जा रही हूँ। वो इसी जंगल में अपनी पहली टीम के अफराद के जरिए मरीना की आवाज़ और लहजे को सुन चुकी थी। उसने उस लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की। जिस दिमाग में पहुंची उस औरत ने कहा, मैं सितारा 4 बोल रही हूँ, प्लीज़ मैडम कोड वर्ड्स अदा करें। अल्पा ने शदीद हैरानी से पूछा, क्या तुम सितारा हो, बारबरा नहीं हो? कौन बारबरा? गेट लॉस्ट। उसने सांस रोक ली। अल्पा ने ब्लैक एडम के पास आकर कहा, तुमने जिस बारबरा को गोली मारी है वो अपनी असली आवाज़ और लहजे में नहीं बोलती। उसके दिमाग से तनवीमी अमल के जरिए असल लहजे को भुला दिया गया है। वो सितारा के लहजे में बोलती है, मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकूंगी। वो बोला, उनकी ये चाल पहले से मालूम होती तो मैं बारबरा को नहीं, उसके साथ ही पाशा को जख्मी करता। फिर वो कुछ सोच कर बोला, लेकिन सिस्टर, सितारा तो फरहाद की मुखालिफ है। फरहाद ने बारबरा के दिमाग में उस दुश्मन औरत का लहजा क्यों नक्श किया है? हम इस सवाल पर बाद में गौर करेंगे। उधर वो जख्मी पड़ी है, किसी तरह पाशा को भी जख्मी करो। किसी भी तरह से बारबरा के पास जाकर उसे असल आवाज़ और लहजे में बोलने पर मजबूर करो। मैं उधर नहीं जा सकूंगा, मेरे पास सिर्फ एक कारतूस रह गया है। अगर मुझे यकीन हो जाए कि पाशा हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। ब्रदर, हमें पाशा की जिस्मानी कुव्वत का सही अंदाज़ा नहीं है। उन गैर मामूली फार्मूलों के पेश नज़र उसकी गैर मामूली कुव्वतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिस्टर, तुम खामखा डरती हो। आखिर उस गोश्त पोस्त के जिस्म में इंतहा की कुव्वत कितनी होगी? क्या वो लोहे का रोबोट होगा? मैं फिर भी उसे मार डालूंगा। नहीं ब्रदर, तुम इस जंगल में तन्हा रह गए हो। बड़े भाई के मशवरे के बगैर उससे मुकाबला ना करना बेहतर है। अपनी गाड़ी के पास जाओ और वहाँ से मज़ीद कारतूस ले आओ, मैं अभी आती हूँ। वो फिर ब्रेन एडम के पास आई। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं बुरी खबर सुनने को तैयार बैठा हूँ। वो बोली, खबर इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे अपने ब्रदर पर फ़ख्र है। वो बारबरा और पाशा को काबू में कर लेगा, लेकिन वो हंसकर बोला, लफ्ज़ लेकिन के बाद हमेशा बात का रुख या उसका मफहूम बदल जाता है। आगे बोलो। ब्रदर के पास सिर्फ एक कारतूस रह गया है। वो पाशा से हाथापाई का मुकाबला करने के लिए सोच रहा था। मैंने कहा, गाड़ी के पास जाओ, मज़ीद कारतूस ले आओ। मैं बड़े भाई से मशवरा करके आती हूँ। तुमने अच्छा मशवरा दिया है, उससे कहो वापस आ जाए, शहर बेजाबा में रहे। वो लोग फार्मूले हासिल करने के बाद इसी शहर की तरफ लौटेंगे। हम उनकी वापसी तक वहाँ की उबूरी हुकूमत को बेबस करके खुद आर्जी हुक्मरान बन जाएंगे। तुम कल सुबह तक ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ के हुक्मरानों और कबाइलियों के सरदारों को अपना ताबेदार बनाने की कोशिश करो। उनमें से कोई योगा का माहिर होगा तो ब्लैक एडम उसे जख्मी करके तुम्हारे हवाले कर देगा। ठीक है, अब हमें उनकी वापसी तक पूरे शहर की नाकाबंदी करनी होगी। फ्रांस की हुकूमत से सोमालिया का राबता आर्जी तौर पर ख़त्म करूंगी तो पारस, बारबरा और पाशा को कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी।
उन्हें एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक गाड़ी भी नसीब नहीं होगी। सिस्टर, तुम मेरी तरह सोचती और समझती हो। अलबत्ता ब्लैक एडम बाज हालात में जोशीला और जज्बाती हो जाता है, उसे फ़ौरन वापस बेज़ाबा आने को कहो। बड़े भाई, क्या आपने सोमालिया का नक्शा देखा है और आमदोरफ्त के रास्ते मालूम किए हैं? मैंने काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। तुम्हें शायद अंदेशा है कि वो किसी दूसरे रास्ते से फॉर्मूले लेकर ना चले जाएं। जी हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। तुम्हारी नज़र हर पहलू पर नहीं है, इसलिए ऐसा सोच रही हो। वो जिस रास्ते से जाएंगे हमें खबर हो जाएगी। कैसे बड़े भाई? पहले अपनी जहानत को आजमाओ, नाकाम रहोगी तब बताऊंगा। वो ज़रा सोचने के बाद बोली, ओ गॉड, मैं थोड़ी देर के लिए फ्लावर को भूल गई थी। वो पारस और बारबरा के साथ रहेगी तो मैं उसके अंदर रहकर उनके जाने आने के रास्ते मालूम करती रहूंगी। हाँ, अब तो अंदेशा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं बड़े भाई, बेज़ाबा में रहकर उनकी जीती हुई बाजी हम जीत लेंगे। अब जाओ और ब्रदर को फ़ौरन वापस आने के लिए कहो। लेकिन ब्रदर तन्हा कैसे आएगा? तमाम ज़र खरीदालाए कार मारे गए हैं। यहाँ के जंगल तो जंगल, शहर भी खतरात से खाली नहीं है। दुरुस्त कहती हो। मैं सोमालिया के एक हाकिम से फ़ोन पर राबता करके कहता हूँ कि वो 10 मुसल्लह सिपाहियों को दरियाए जोबा के घाट पर भेज दे ताकि वो हमारे ब्रदर को हिफाजत से शहर ले आएं। उसने हॉटलाइन पर सोमालिया के हाकिम से राबता किया। उससे दरख्वास्त की कि मुमलिकत इसराइल के एक ख़ास शख्स के लिए जोबा के घाट पर 10 मुसल्लह सिपाही भेजे जाएं। हाकिम ने कहा, आप लोगों ने हमें मुसलमान समझकर यहाँ के फाका ज़दा अवाम के लिए कभी इमदाद नहीं भेजी, हमसे कभी हमदर्दी का एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसके बावजूद हम आपके एक शख्स की हिफाजत करेंगे। वैसे आप यहाँ के सियासी हालात समझ रहे हैं, हम खुद यहाँ पूरी तरह महफूज नहीं, सिपाहियों की बेहद कमी है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 2 मुसल्लह सिपाही भेज दूँ। अल्पा ने कहा, बड़े भाई फ़ोन रख दें, अब इसका बाप भी मेरे इशारों पर चलेगा। मैं जा रही हूँ। वो ब्लैक एडम के पास आई। वो अपनी गाड़ी की तरफ लौट कर आ रहा था। उसने कहा, बड़े भाई का मशवरा है, फ़िलहाल मैदान छोड़ दो। सिस्टर, जब तक हथियार हैं मैं तन्हा और कमज़ोर नहीं रहूँगा। कमज़ोरी और शाहजोरी की बात नहीं, हिकमत अमली की बात करो। शहर बेज़ाबा वापस आ जाओ। मैं सुबह तक तुम्हारे तावन से यहाँ के हुक्मरानों और कबायली सरदारों को ट्रैप करूँगी। उनके दिमागों में बैठकर हुकूमत करूँगी या उस तक पहुँचने वाली तमाम इमदाद और तमाम ज़राए बंद कर दूँगी। फ्लावर के ज़रिए मालूम करूँगी कि वो फार्मूले लेकर किस रास्ते से आ रहे हैं। हम उस रास्ते में कदम कदम पर ऐसे सख्त इंतज़ामात करेंगे कि वो किसी भेस में भी फार्मूले छुपाकर नहीं ले जा सकेंगे। वो कायल होकर बोला, ये हिकमत अमली बहुत खूब है, लेकिन मैं तन्हा कैसे वापस जाऊं? तुम्हारी हिफाजत के लिए मुसल्ला सिपाही यहाँ 2-4 घंटों में पहुँच जाएंगे। प्लीज़ तुम इस घाट से ज़रा दूर गाड़ी ले जाओ और किसी की नज़रों में ना आओ। ठीक है, मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ। यहाँ की साहिली आबादी में वक्त गुजारूंगा। वो चली गई। वो तारीकी में चलता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया। वहाँ से कुछ दूर वो घाट स्टेशन था। उधर 2 कमरों से रोशनी झलक रही थी। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठा तो पता चला कि सीट पर गद्दी नहीं है। स्टीयरिंग पर एक कागज़ चिपका हुआ था। कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। वो लिखा हुआ था, गाड़ी लंगड़ी हो चुकी है। तहरीर के नीचे पी लिखा हुआ था। समझ में आने वाली बात थी कि पारस ने लिखा है। उसने गाड़ी से उतरकर फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में पहियों को देखा। 2 पहियों से हवा निकल गई थी। तहरीर के मुताबिक गाड़ी वाकई लंगड़ी हो चुकी थी। उसे पूरी तरह खतरे का यकीन हो गया कि पारस कहीं करीब ही मौजूद है। उसके पास सिर्फ एक ही कारतूस रह गया था। वो मजीद असलहा हासिल करने गाड़ी के पिछले हिस्से में आया। टॉर्च की रोशनी में क्लाशनकोफ, 7mm और शॉर्ट गन्स वगैरह दिखाई दे रही थीं। सिर्फ लकड़ी की वो पेटियां नहीं थी जिनमें कारतूस भरे हुए थे। उन कारतूसों के बगैर तमाम हथियार खोखले और बेकार थे। वहाँ एक जगह कागज़ चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, बंदूक हो और गोलियां ना हो तो अमन कायम रहता है। उस तहरीर के नीचे भी पी लिखा हुआ था। वो चीख चीख कर गालियां देना चाहता था, फिर बड़े ज़ब्त से काम लिया। ख्याल आया कि चीख कर कुछ बोलेगा तो घाट के कमरे में रहने वाले मुसाफिर चले आएंगे। उनमें दुश्मन भी हो सकते हैं। खतरे का एहसास परेशान कर रहा था। वो सोच रहा था, दुश्मन कहीं करीब, बहुत करीब है। वो अचानक गोलियां चलाएगा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसने सोच के जरिए आवाज़ दी, अल्पा, सिस्टर अल्पा, तुम कहाँ हो? मैं खतरात में घिरा हुआ शेर हूँ जिसके फरार के रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन बेमौत मरना नहीं चाहता। प्लीज़ सिस्टर, टेलीपैथी के जरिए किसी तरह मालूम करो कि पारस कहाँ छुपा हुआ है। सिस्टर बहुत पहले ही जा चुकी थी। उसे जवाब ना मिला। तब पूरी तरह निहत्था होने का यकीन हुआ। ना ज़र खरीदालाए कार थे, ना हथियार थे।
और ना ही टेलीपैथी का सहारा था। दुश्मन बहुत तगड़े साबित हो रहे थे। उन्होंने पहली टीम के तमाम अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी टीम का अंजाम भी तकरीबन यही हो रहा था। एक वही अब तक सलामत रह गया था। जंगल में 2.5 घंटे तक गोलियां जाया करता रहा था। एक को जख्मी किया था, लेकिन उस जख्मी टेलीपैथी जानने वाली से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। इधर ये सलामत था, उधर मरीना भी खैरियत से थी। अच्छी तरह निशाना ताक कर गोली मारने के बावजूद उसे एक खराश तक न आई, जबकि निशाना बिल्कुल दुरुस्त था। गोली सीधी मरीना के जिस्म में पैवस्त होने वाली थी, लेकिन मुकद्दर में सलामती लिखी हुई थी। फिर वो गोली कैसे लगती? हुआ यह कि उधर से गोली चली। इधर इसी लम्हे में मरीना के हाथों से वो शाख छूट गई जिसे थामकर वो दरख्त पर चढ़ रही थी। शाख छूटते ही वो चीख मारकर अब्दुल्ला के शानों पर से गिरती हुई घास पर आई। अब्दुल्ला ने बड़ी फुर्ती से उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही बाजुओं में जकड़ लिया था और उसके साथ घास पर आ गिरा था। वो गिरते ही ज़रा नशेब में लुढ़कते गए। चूंकि एक दूसरे से लिपटे हुए थे, इसलिए लुढ़कने के दौरान कभी ये नीचे और कभी वो ऊपर और ये नीचे हो रही थी। फिर वो हमवार ज़मीन पर थम गए। वो चीख मार कर बोली, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे बचाओ, मेरे बदन से जहर निकालो। मैडम, आप नाहक घबरा रही हैं। मैंने इधर कोई सांप नहीं देखा है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी कमर में चुभन सी हुई थी, अब जलन हो रही है, शायद जहर फैल रहा है। वो बोल रही थी और खौफ से लिपटने के बावजूद और लिपटी जा रही थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और कह रहा था, मैडम, तुम बहुत गोरी और हसीन हो, मेरी नीयत बदल रही है, मुझे छोड़ दो, मैं नमक हरामी नहीं करना चाहता। तुम्हें नमक हरामी की पड़ी है और जलन की शिद्दत से मेरी जान निकली जा रही है। अगर तुम जहर का तोड़ नहीं जानते तो सपेरे को बुला लाओ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम छोड़ोगी तो कुछ करूँगा। उसने छोड़ दिया। अब्दुल्ला को फिक्र थी कि दुश्मन ना आधम के। मरीना को अपनी जान की पड़ी थी। वो लिबास हटाकर बोली, सांप ने यहाँ डसा है, यहाँ जलन हो रही है। उसने वहाँ हाथ रखा तो दिल की धड़कनें पागल होने लगीं। वो काला था, पैदाइशी काला था। जिंदगी में सिर्फ एक बार एक गोरी चमड़ी उसके बाजुओं में आई थी। एक तवील मुद्दत के बाद फिर एक हसीना उसे मिल रही थी। वो बोली, क्या कर रहे हो? जहर क्यों नहीं चूस रहे? उसने कपकपाते हुए होंठ जहरीले बदन पर रख दिए। वो बदन उसे डसने लगा। वो जहर चूस रहा था, हालांकि जानता था सांप ने नहीं काटा है। इन अतराफ में ऐसे कांटे भी होते थे जो चुभने के बाद कुछ देर तक जलन पैदा करते थे। मरीना उस जलन को जहर का असर समझ रही थी, जबकि उसका असर अब्दुल्ला पर हो रहा था। उसने मदहोशी में खुद को भुला दिया था और खुद फरामोशी के आलम में जहर का तोड़ कर रहा था। यह हकीकत है कि आदमी हर सांप के काटने से नहीं मरता, लेकिन सांप की दहशत से मर जाता है। उसका नफ्सियाती इलाज यही है कि सांप ने ना भी काटा हो तो उसकी दहशत दूर करने के लिए महज नुमाइशी तौर पर जहर का तोड़ किया जाए। अब्दुल्ला सपेरा नहीं था, ना बहन की तरह जहरीला था, लेकिन उसने बहन से सांप के कांटे का मंत्र सीखा था। अगर वाकई सांप डस लेता तो वो उसका जहर उतार देता। बहरहाल उसने मरीना की तसल्ली कर दी कि अब उस पर जहर असर नहीं करेगा। वो घास पर पड़ी सोच रही थी, ख्वाहिश शहरों में नहीं जंगलों में भी पुकारती है। जंगली दरिंदों और जहरीले सांपों और बिच्छुओं की नगरी में भी जहरीली ख्वाहिशात पीछा नहीं छोड़ती। अब वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि ये बात शितारा को मालूम ना हो, क्योंकि वो उसे अपने भाई पेपे सरना की मलकियत समझती थी और ये मरीना को अच्छा लगता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सरना उससे शादी कर लेगा और वो बदस्तूर शितारा के साथ आज़ादी से दुनिया घूमती रहेगी। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो आज़ाद नहीं है, शितारा से डरती है, इसलिए किसी के साथ आज़ादी से वक्त नहीं गुजार सकती। उसका भाई सारी उम्र उसे दाश्ता बनाकर रखेगा तो वो बगावत नहीं कर सकेगी, अपनी एक अलग राह पर नहीं चल सकेगी। वो शितारा की मामूला और ताबेदार रहे और ये नादीदा जंजीरें अगर ना तोड़ सकी तो मरते दम तक उसकी ताबेदारी करती रह जाएगी। उसे पारस के बाद सरना मिला था और सरना के बाद अब्दुल्ला उसके हवास पर छा रहा था। वो काला था मगर उस पर मर मिटने वाला था। बला का शाजोर था। उस पर तुर्रा ये कि उसका मामूल और ताबेदार था। उसके सामने सरना कुछ मांद पड़ने लगा। वो एक तवील अरसे के बाद फिर अपनी एक अलग राह इख्तियार करने के मुतल्लिक सोचने लगी। सिर्फ औरत का जादू नहीं चलता, बाज मर्द भी साहिर आज़म होते हैं, उनका जादू सर चढ़ कर बोलता है। अब्दुल्ला ने कहा, दुश्मन की तरफ से तवील खामोशी है, यूं लगता है वो हमें मोहब्बत की आज़ादी देकर चला गया है। वो घास पर लेटी हुई थी, उठकर उसके गले का हार हो गई। फिर बोली, मैंने चंद दिनों के लिए तुम बहन भाई की खिदमात हासिल की थी,
लेकिन अब तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगे। वो बोला, हम अफ्रीकी बाशिंदे सदियों से गुलामी करते आए हैं, लेकिन हम उस औरत की गुलामी नहीं करते जो हमसे ज़ेर हो जाती है। थोड़ी देर पहले तुम मुझे खरीदने वाली मालका थी, अब मेरी औरत हो। बकवास ना करो। इस वक्त मेरे दिल पर तुम्हारी हुक्मरानी है, लेकिन मेरी हुक्मरानी तुम्हारे दिमाग में है और हमेशा रहेगी। ज़्यादा मर्द बनने की कोशिश करोगे तो तिगनी का नाच नचा दूंगी। मैं मानता हूँ तुम्हारी टेलीपैथी ने तुम्हें मुझसे ज़्यादा ताकतवर बना दिया है, लेकिन हमारी दुनिया में हर मखलूक की ताकत रफ्ता रफ्ता जवाल पजीर रहती है। जंगल का शेर भी एक दिन बीमार या बूढ़ा होता है। ज़रा सोचो, कभी तुम बीमार होगी, ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं रहोगी, तो फिर हुक्मरानी कहाँ रहेगी? डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।